गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डील, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा, और टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड an e-lecture of electronics second unit, and today's topic is filter circuit. फिल्टर के बारे में पढ़ने से पहले फ़िल्टर क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ही लिया था कि फ़िल्टर होते क्या हैं। as we discussed about in full wave and half wave rectifier, कि जब हम लोग whenever we want to convert an AC into DC for electronic circuit or electronic instruments, I must say in electronic instruments, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। हाफ वेव विच कन्वर्ट्स द हाफ पार्ट ऑफ द वेव और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव इनटू DC, and in full wave rectifier it converts the positive and negative both parts into DC. Okay, but there is some slight भी नहीं कहना चाहिए, there is fluctuation in the DC. तो जो वो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? फ्लक्चुएशंस का मतलब है जिसको हिंदी में कहते हैं उच्चावचन। उच्चावचन किस वजह से होते हैं? जो DC हमें मिली है आउटपुट टर्मिनल पे, उसके अंदर मौजूद AC कंपोनेंट्स की वजह से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर जो हैं, उन्होंने जिस AC सिग्नल को कन्वर्ट किया है या रेक्टिफाई किया है जिसको, वो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। देयर इज स्टिल सम AC कंपोनेंट्स इन द आउटपुट सर्किट एट द आउटपुट टर्मिनल। ओके, तो हम क्या चाहते हैं? हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए DC चाहिए, प्योर DC चाहिए। प्योर DC मतलब जिसकी डायरेक्शन और जिसकी डायरेक्शन एक नियत रहे, मतलब जिसकी दिशा ना बदले, पॉजिटिव विद इन पॉजिटिव, और जिसकी वैल्यू भी नहीं बदले, फ्लक्चुएट नहीं होए, ऐसी DC हमें चाहिए। तो रेक्टिफायर से जो DC मिली है वो फ्लक्चुएट हो रही है। उस फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए जिन सर्किट का यूज़ किया जाता है उन्हें कहते हैं फ़िल्टर सर्किट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम लोग AC कंपोनेंट्स जो मौजूद रहते हैं आउटपुट में उनको हटाते हैं और प्योर DC को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है स्मूदिंग प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं मिश्रण। बोलना थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, पर स्मूदिंग बोलना बहुत आसान लगता है, तो स्मूदिंग बोल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्मूदिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग AC कंपोनेंट्स को रिमूव करके और प्योर DC को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जिन परिपथों का हम लोग यूज़ करेंगे, जिन सर्किट एलिमेंट्स जिस सर्किट को यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं फ़िल्टर सर्किट। अब फ़िल्टर सर्किट जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर्स का यूज़ करने के बाद जिस तरीके के फ़िल्टर सर्किट हमें मिलते हैं वो 4 तरीके के हैं। फर्स्ट इज़ पार्श्वपथ संधारित्र, ठीक है, शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। और दूसरा है श्रेणी प्रेरकत्व फ़िल्टर, मीन्स सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। थर्ड है L सेक्शन और फोर्थ है पाई सेक्शन। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्श्वपथ संधारित्र। पार्श्वपथ मतलब आपको संधारित्र जो होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा लोड रेजिस्टेंस के। तो हम लोग अब इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं या इसको स्टडी करना शुरू करते हैं कि क्या होता है पार्श्वपथ संधारित्र फ़िल्टर। आपको स्क्रीन पर फुल वेव और पहले हाफ वेव का एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसके अंदर लोड के समांतर में, ठीक है, पैरेलल में एक कैपेसिटर जो है वो जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है उसके अंदर भी जो लोड है उसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो
उसके सामने ही जस्ट सामने इनके साथ जो आउटपुट हमें मिलेगी लोड टर्मिनल पे वो शो की गई है। ये हाफ वेव की आउटपुट है और ये फुल वेव की आउटपुट है। ये कैपेसिटर जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट कहें कि जिसका नेचर ऐसा है या जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी है या जो ऐसा है कि वो सिर्फ एसी कंपोनेंट्स को जाने देता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिबाधा जो होती है XC वो होती है 1/ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है? 1/2πfc। ठीक है। F होती है फ्रीक्वेंसी। जो AC हमारी AC करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जैसे वेव हमारी जो उसका नेचर है किस तरीके का है, ये वाला। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का उल्टा, t = 1/f। तो उसकी कोई ना कोई फाइनाइट फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये जो AC सर्किट है उसके लिए क्या होता है, तो जो AC सिग्नल होता है उसके लिए F की जो वैल्यू होती है, क्योंकि वो दोनों दिशाओं में जैसे सिग्नल है वो बढ़ता चला जाता है इनफाइनाइट तक। तो जो इसकी प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी? जैसे अगर मान लो इन्फिनिटी कहें, अनंत मान तक जाती है वो दोनों दिशाओं में, तो 0। यानी कि जो AC सिग्नल है उसके लिए प्रतिबाधा कितनी रहेगी? 0। और अगर DC की बात करें तो DC जो होती है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो उसके लिए XC यानी कि जो कैपेसिटर की प्रतिबाधा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो F का मान जब 0 रखोगे तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? अनंत। यानी कि जो DC करंट होती है उसके लिए कैपेसिटर जो है वो अनंत मान की प्रतिबाधा उपस्थित करता है। तो ये हमारे जो सर्किट होते हैं इसके अंदर जैसे डायोड से करंट आती है, ठीक है, डायोड से करंट आएगी और उसमें AC और DC दोनों कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। लेकिन अब ये जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा? कैपेसिटर जो AC कंपोनेंट्स हैं उनके लिए तो अति अल्प प्रतिबाधा, जैसे आइडियली मैंने इनफाइनाइट लिखा था लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मौजूद रहती है AC के अंदर, तो उसके लिए एक अल्प मान की प्रतिबाधा उपस्थित करता है। तो सारे AC कंपोनेंट्स जो हैं इस सर्किट से कैपेसिटर के थ्रू निकल जाएंगे। लेकिन जब DC इधर आने लगेगी तो DC के लिए कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा। इसीलिए DC कंपोनेंट इस कैपेसिटर के थ्रू नहीं जा सकते। तो वो DC कंपोनेंट कहाँ जाएंगे? लोड के थ्रू। तो हमें लोड पर क्या चाहिए? DC कंपोनेंट ही चाहिए। तो इस तरीके से ये फ़िल्टर परिपथ काम करता है कि ये कैपेसिटर जो होता है वो AC कंपोनेंट को एक अलग रास्ता दे देता है, एक बाईपास दे देता है, जिससे AC कंपोनेंट इसके थ्रू निकल जाते हैं और लोड पर हमें सिर्फ DC कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है। अब जैसे इसका आउटपुट का कर्व है, कर्व के बारे में बात करते हैं। तो कर्व में क्या चीज़ है कि जब मानिए कि हमारा जो जैसे ये रेक्टिफायर का सर्किट है, इसके अंदर ये प्राइमरी कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। और जब हम लोग प्राइमरी कॉइल पर कोई भी AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, अन्योन्य प्रेरण की वजह से सेकेंडरी कॉइल पर भी वोल्टेज जो है वो इंडक्ट होती है, प्रेरित होती है। और कितना गुना प्रेरित होती है? जो इनपुट होती है उसका n गुना, वेयर n इज़ सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें फेरों की संख्या। फिर उसके बाद जैसे सिग्नल आता है तो हमारा सिग्नल जैसे ये वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है उसका ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर हमारा जो ऊपर वाला डायोड है, जैसे अगर फुल वेव वाले में बात करें तो इसमें ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्सा है और जो इधर डायोड का ये वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से जुड़ा, इसीलिए डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस में हो गया।
तो ये फर्स्ट वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, सेकेंडरी कॉइल का दूसरा सिरा नेगेटिव है, तो उस टाइम दूसरे सिरे से डायोड D2 जुड़ा हुआ है, तो डायोड D2 का ये पॉजिटिव वाला सिरा नेगेटिव से जुड़ा है। इस तरीके से ये डायोड D2 क्या है, रिवर्स बायस में है। तो अब करंट पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सिर्फ D1 जो है उसमें से फ्लो होती है, जिससे क्या होगा कि जो इनपुट है वो क्या है, AC सिग्नल है, अभी हमें उसमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, DC में। तो जब वो इसमें से होकर जाएगी तो ये कैपेसिटर AC पार्ट को एक बाईपास देगा और जो DC कंपोनेंट होंगे वो हमें लोड पर मिलते हैं। तो जब ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, अब जैसे जब डायोड D1 जो है वो ऑन है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से डायोड D1 ऑन है, तो व्हेन डायोड इज़ इन ऑन कंडीशन मीन्स डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट वायर मीन्स जिसका शून्य प्रतिबाधा हो, एक ऐसे शून्य प्रतिबाधा वाले तार के समान व्यवहार करता है डायोड जब वह फॉरवर्ड बायस में होता है। तो जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो वो करंट जो है यहाँ पे जैसे हम लोग P पॉइंट मान लें, ठीक है, तो पूरा करंट जो है, पूरा का पूरा करंट बिंदु P पर पहुँचता है। तो हमारा कैपेसिटर क्या है, उस जो वोल्टेज आती है ना, पीछे से सप्लाई आती है, उस सप्लाई से ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू कर देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। तो जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर की जो लाइन है यहाँ पे वो मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद जब इनपुट सिग्नल जो है हमारा उसकी वोल्टता कम होने लगती है, तो इनपुट सिग्नल जब गिरने लगता है तो कैपेसिटर जो है वो लोड रेजिस्टेंस जो होता है ना, उस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है। ऊपर वाला हाफ वेव का है, नीचे वाला फुल वेव का है, तो ये डिस्चार्ज होने लगता है। और ये तब तक डिस्चार्ज होता है जब तक वापस जो सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में नहीं आ जाता, इसके लिए हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए, जैसे ये वापस उतना ज़्यादा नहीं होता कि जब तक कि ये है कैपेसिटर को चार्ज कर सके। अब कैपेसिटर जो होते हैं, जैसे नल, और अगर मान लीजिए एक नल की होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे उसको आप एक्सपेरिमेंट में हम जब करते हैं ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो बहुत सारे एपरेटस के अंदर वो नल सेक्शन आता है। नल का मतलब होता है कि जब आप उस स्विच को ऑन करते हैं ना तो कैपेसिटर पे जो रिमेनिंग चार्ज होता है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इन जनरल कैपेसिटर जो रहता है उस पर स्लाइड चार्ज रहता ही है, तो उस चार्ज को कहते हैं VC चार्ज, ठीक है। तो जब हम लोग कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं ना, तो उस सिग्नल का मान जब उस VC से ज़्यादा होता है, जैसे VC जो भी वैल्यू होगी, सिग्नल जब VC से ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर जो है ना वो क्या होता है, चार्ज होना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वोल्टेज V2 है, V1 है, वो हमने अप्लाई करी और उसका मान VC से ज़्यादा है, तो उसके बाद जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सिग्नल कम होने लगा, तो कम हुआ तो वो वापस डिस्चार्ज होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से सिग्नल बढ़ा तो वो वापस से चार्ज होने लग जाता है। इस तरीके से जो पहले बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल रहे थे, पहले हमें इस तरीके की आउटपुट मिल रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने फ़िल्टर सर्किट यूज़ किया तो हमारी आउटपुट कुछ ऐसी है, इस तरीके से। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़े कम हो गए कैपेसिटर को यूज़ करने से। ये यहाँ पे ये चार्जिंग को बता रहा है, फिर ये कर्व जब नीचे गिरता है तो ये डिस्चार्जिंग को बता रहा है, ठीक है। इस पूरी थ्योरी के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो वही लिखा हुआ है पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के अंदर। धारा की स्मूदिंग करने के लिए संधारित्र को लोड के श्रेणी क्रम समांतर क्रम में लगाया जाता है, और संधारित्र की प्रतिबाधा जो होती है XC इज इक्वल टू 1/ωc लोड प्रतिरोध की तुलना में अति अल्प होती है। XC का मान क्या होता है, RL के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, और संधारित्र जो होता है वो जो AC कंपोनेंट्स होता है उनको बाईपास प्रदान करता है। और फिल्टर के रूप में उपस्थित संधारित्र जब डायोड का चालन होता
होता है तो बिंदु P पर जो विभव होता है उसका मान जो निर्गत स्पंदमान वोल्टता के शिखर मान तक बढ़ता है। तो ये जो कैपेसिटर है, जो इनपुट वोल्टेज जो अपनी अप्लाई होती है, या फिर यूँ कहें कि जो अपनी लोड पे विदाउट कैपेसिटर जो आउटपुट मिलती है उसकी जो पीक वैल्यू होती है ना, वहाँ तक ये कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है। और जैसे ही वोल्टेज का मान कम होता है वैसे ही संधारित्र जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है लोड से, उसका डिस्चार्ज जो है वो प्रारंभ हो जाता है। प्रतिरोध RL के द्वारा अनावेशन के लिए समय कालांक या टाइम कांस्टेंट जो होता है वो RLC होता है। ये RLC टाइम कांस्टेंट क्या है? वो टाइम है जो कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज होना उसका डिसाइड करता है। ठीक है, कि चार्जिंग में कितना टाइम लेगा, डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेगा। अब यह है कि अनावेशन के किसी क्षण t पर संधारित्र के विभव का मान, ठीक है, तो ये v इज इक्वल टू क्या है? e की पावर माइनस टी बाई RLC। तो यहाँ पे देखो जब t का मान 0 है, ये क्या है? अनावेशन डिस्चार्जिंग के टाइम वोल्टेज का मान है ये। तो t इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग पुट कर दे तो e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? EM। यानी कि जब अनावेशन शुरू नहीं हुआ होता तो क्या होता है? चार्जिंग कंप्लीट। तो जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो कैपेसिटर कितना चार्ज होता है? जो आउटपुट हमारी है उसकी जो पीक वैल्यू हमें लोड के ऊपर मिली थी EM, तो EM तक वो चार्ज होता है। तो v इज़ इक्वल टू क्या आ गया? EM आ गया। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है अनावेशन का, वैसे वैसे चार्ज जो है कैपेसिटर पर कम होता जाता है। जैसे t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी कर दे अनंत समय बाद, तो e की पावर माइनस अनंत 0, तो अनंत समय बाद चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कैपेसिटर पर। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्या कहना चाहता है। तो v इज़ इक्वल टू EM e की पावर माइनस 3 बाई RLC का मान अगर बहुत ज़्यादा है तो हम इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है? जैसे e की पावर x क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, फैक्टोरियल। और e की पावर जैसे माइनस x है तो उसका क्या होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे? जब e की पावर माइनस टी बाई RLC है तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस टी बाई RLC इज इक्वल टू, तो EM माइनस EMT बटे RLC। दो क्रमागत विभव शिखरों के मध्य समय अंतराल t है, अर्थात संधारित्र C का पुनः आवेशन समय t पश्चात प्रारंभ होता है। जैसे एक पीक से दूसरी पीक के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड या टोटल टाइम पीरियड कहलाता है। वो टोटल टाइम क्या है? कैपिटल T है, एक पीक से दूसरी पीक के बीच का। तो जब एक बार वो जैसे मान लीजिए कि चार्ज होना शुरू होता है, तो आप ये भी कह सकते हो जो दोबारा चार्ज होना शुरू होएगा तो उन दोनों के बीच का टाइम भी क्या रहेगा? कैपिटल T रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो है डिस्चार्ज होने के टाइम t बाद, स्मॉल टाइम t बाद, ठीक है। तो अब जैसे एक बार वो कंप्लीट डिस्चार्ज यहाँ पे जिस वैल्यू तक वो होता है वो यहाँ पहुँच गया, तो इनके बीच का भी टाइम पीरियड क्या रहेगा? कैपिटल T रहेगा। तो इसका दोबारा चार्जिंग कब शुरू होती है? जैसे किसी टाइम डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस के दौरान कोई टाइम t पर उस पर कैपेसिटर पर वोल्टेज रहती है ये EM माइनस EMT बटे RLC, ठीक है। मतलब EM से इतना नीचे और गिर जाता है पोटेंशियल उस पर कैपेसिटर पर। अब मान लो पूरे टाइम t बाद देखें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पर जो टाइम है, या यूँ कहें कि यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू होता है और यहाँ पर, तो पूरा टाइम जो t है उसके बाद वोल्टेज क्या रहेगी? EM माइनस EMT बटे RLC। ये तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो था कोई रैंडम टाइम t पर, और नीचे वाला है कि पर्टिकुलर टाइम t, कैपिटल T, आफ्टर ए टाइम पीरियड, ठीक है। तो उस पर जो वोल्टेज कैपेसिटर पर मौजूद होगा पुनः आवेशन प्रारंभ होने की स्थिति में, जैसे ये है ना EM माइनस EMT बटे RLC। तो दोबारा जब चार्जिंग शुरू होएगी तो कैपेसिटर पर चार्ज का मान वोल्टेज का मान होगा EM माइनस EMT बटे RLC। फिर इससे बढ़ना शुरू होता है और EM तक बढ़ता है, फिर वापस से गिरने लगता है, और फिर पूरे टाइम t के बाद में क्या होता है? यहाँ पर पहुँच जाता है, इतने तक गिर जाता है उसका पोटेंशियल।
तो जो हमें आउटपुट मिल रही है वो EM, वो जो हमें आउटपुट मिल रही है वो EM और EM माइनस EMT बटे RLC के बीच में क्या है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसके बीच में जब EM और EM माइनस EMT बटे RLC के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये बीच में सेंटर वाली जो लाइन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं इससे थोड़ा ऊपर और इससे थोड़ा नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये वाली लाइन अगर हम कांस्टेंट लाइन माने तो ये हमारी DC वोल्टेज को शो करेगी। तो DC क्या होगी, जैसे ऊपर EM है, नीचे क्या है, EMT बटे RLC। तो जैसे इसका हाफ बिल्कुल थोड़ा सा जैसे EMT जो, क्योंकि EM तो क्या है, जो पीक वैल्यू है वो है, तो माइनस EMT बटे 2 RLC। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो DC वाला पार्ट होता है, और इसके अंदर अगर आपको इसको यहाँ तक पहुँचाना है तो हमें EMT बटे RLC जो है वो इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। या यूँ कहें कि अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपका, आप इसको जो सेकंड टर्म है उसको आप 1/2 और 1/2 करके 2 बार लिख सकते हो ना। EMT बटे RLC को क्या लिख सकते हो, EMT बटे 2 RLC और EMT बटे 2 RLC, ठीक है, हाफ हाफ लिख सकते हो। तो एक हिस्सा जो है वो तो है DC और दूसरा जो है वो क्या है, AC कंपोनेंट का। तो AC कंपोनेंट को ही हम लोग रिपल वोल्टेज या उर्मिका वोल्टता कहते हैं, जो आउटपुट पे हमें मिलती है, जो फ्लक्चुएट होती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसकी तो है EM माइनस EMT बटे 2 RLC। तो फिर जो बिल्कुल नीचे आने पर इन पॉइंट्स पर हमें ये मिल रही है, तो बच गई कितनी, EMT बाई 2 RLC, वही है AC। तो ठीक है, यह उर्मिका वोल्टता जो होती है वो शॉर्ट टूथ या आरादंती वोल्टता के समान होती है। ये शॉर्ट टूथ मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर होना, इस तरीके की, सॉरी इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसको बोलते हैं शॉर्ट टूथ। तो ये वोल्टेज जो है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर वाली मान सकते हैं हम। और संधारित्र के अधिकतम आवेशन के T समय पश्चात उर्मिका वोल्टता, तो अधिकतम आवेशन के T टाइम बाद मैक्सिमम चार्जिंग के पश्चात उर्मिका वोल्टता। तो जो रिपल वोल्टेज है उसके बारे में, तो वैसे तो क्या है उर्मिका वोल्टता, ये EMT बाई 2 RLC, और मैक्सिमम चार्ज होने के बाद T टाइम बाद, तो T टाइम बाद में क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज हो गया, उसके T टाइम बाद तो वो डिस्चार्ज ही होगा। तो डिस्चार्ज जब होता है तो उसके लिए हमने निकाला था ना कि T टाइम बाद कितना अमाउंट कम हो जाता है, EMT बाई RLC, ये अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो उर्मिका वोल्टता अपनी है EMT, जैसे ये है ना उर्मिका वोल्टता EMT बाई 2 RLC, इसमें से माइनस कर देंगे EMT बाई RLC। तो EM बटे 2 RLC कॉमन लेंगे तो T माइनस 2T बन जाएगा। तो फुल चार्ज होने के T टाइम बाद जो AC कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होती है EM बटे 2 RLC और इंटू T माइनस 2T, ये रहती है। तो इस उर्मिका वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य तो वोल्टता का वर्ग करो, माध्य मतलब टोटल वोल्टेज बटे टाइम पीरियड, और उसका वर्गमूल ले लो, जैसे कि ये है। तो E का मान EM बटे 2 RLC ये मान है ही, और T माइनस 2T का स्क्वायर अंदर ही रह गया, पहले उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर है वो खोल लेते हैं, तो T स्क्वायर माइनस 4TT प्लस 4T स्क्वायर DT। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, T स्क्वायर के साथ में T आ जाएगा, इस स्मॉल t का हो जाएगा T स्क्वायर बाई 2, इस स्मॉल t की स्क्वायर का T की पावर 3/3। जब आप लिमिट पुट करोगे तो हर जगह T की क्यूब में बन जाएगा, और लास्ट में बचेगा T बटे √3। तो EMT बाई 2√3 RLC, ये उर्मिका वोल्टता का वर्ग माध्य मूल माना जाता है। अब रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है कि जो आउटपुट हमारी होती है उसके अंदर हमें DC चाहिए, ठीक है, उस DC के साथ कितना AC हमें मिला है, तो उस DC के सापेक्ष AC का जो मान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर कहते हैं। तो इसका मान हमारे पास आ गया EMT बटे
2√3 RLC। अब हम लोग रिपल फैक्टर निकाल लेते हैं। रिपल फैक्टर में वैल्यू रख देते हैं EAC की एंड EDC की। EDC तो EM माइनस EMT बटे 2 RLC, जैसे कि हमने पहले इस कर्व के अंदर बताया था ना, दिस मिड लाइन जो होती है EM माइनस EMT बटे 2 RLC। तो ये वैल्यू जो है इसके अंदर रख देते हैं। तो अब EM को कॉमन लेके काट देंगे और RLC जो है उसका LCM ले लेंगे। RLC ऊपर चला जाएगा और RLC से RLC कैंसिल हो जाएगा। T बटे 2√3 RLC माइनस T/2 ये बच गया। अब हमारा जो RLC होता है वो उस टाइम पीरियड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। टाइम जो समय कालांक है उस RLC जो है वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप RLC रखो, T/2 को हटा दो, तो R इज़ इक्वल टू T/2√3 RLC ये आ जाता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आवर्तकाल हो गया 1/f और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आवर्तकाल हो गया 1/2f। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देते हो। तो यहाँ पे R जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2√3 RLC 1/f। तो 2√3 से डिवाइड करना है 1 को, तो 0.288 ये हमारे पास उर्मिका गुणांक का मान आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर में यूजिंग ए शंट कैपेसिटर। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर उर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर व्हेन वी आर यूजिंग ए शंट कैपेसिटर क्या माना जाता है, 0.11/RLCF। दोनों ही उर्मिका गुणांक जो है आवृत्ति और लोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों के व्युत्क्रमानुपाती आते हैं। अगर मान लीजिए लोड जो है वो इनफाइनाइट हो तो उर्मिका गुणांक 0 हो जाएगा और धारिता पर जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टता शिखर मान के बराबर प्राप्त हो जाती है। तो EDC जो होती है EM माइनस EM बटे EMT होता है ना, तो T क्या होता है 1/2f फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो 4f RLC आ जाता है। और वोल्टेज रेगुलेशन भी तो यही होता है EM माइनस EDC, हमने उसमें निकाला भी था फुल वेव और हाफ वेव के अंदर। तो ये भी मान जो है यहाँ से आप देखिए, जैसे इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो EM माइनस EDC बन गया ना। इस पे वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, EM बटे 4f RLC। तो वो भी आवृत्ति, लोड और कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है या धारिता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीनों में वृद्धि करने से क्या होता है, हमारा उर्मिका गुणांक है वो तो कम होता है, लेकिन साथ साथ में वोल्टेज रेगुलेशन में भी सुधार होता है। ठीक है, तो ये था शंट कैपेसिटर सर्किट या जो शंट कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रही तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फिजिक्स पढ़िए।